इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज बाय ओपी एंड नमिता और मैं हूं नमिता। ये है बहुत अनोखा सा शो क्योंकि इस वक्त मैं बैठी हूं यूएस में और जो ओपी हैं यानी कि अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी नमिता के जो ओपी हैं वो है इस वक्त इंडिया में। ये क्या पूरा मामला है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे और ये अनटोल्ड स्टोरीज क्या है भाई ये भी हम आपको बताएंगे। और आज किस महान शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, कौन है हमारे गेस्ट, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने को-होस्ट को बुलाती हूँ। सो ओपी, वेयर आर यू? मैं ओपी डिमरी। तो लेकिन आज का शो बड़ा खास है क्योंकि आज बहुत खास मेहमान है। अनटोल्ड स्टोरी में हम जो बात करते हैं, जिन शख्सियत के बारे में बात करते हैं, जिनकी बड़ी खास बात करते हैं, वो इस शो में आज होने वाली है। नमिता, आप क्या कहती हैं? बस वो अब पीछे छुपी हुई है और वो बहुत देर से कोशिश कर रही है कि सामने आ जाए। तो वो कौन है, तो चलिए उनके बारे में जरा एक नजर डाल लेते हैं। वो कौन है? Hello and a warm welcome to all those tuning in to People's Editor on India Ahead. I'm Smita Sharma, your host for the show. ये वास्तव में समाचार ही है, कोई पब्लिक रिलेशन, राय या फिर प्रचार नहीं। Hi everyone, मैं स्मिता शर्मा। Ambassador, appreciate you finding time to speak to us once again. Good to be on the show again, Smita. Fine to have you here. I'm Smita Sharma, your host for the show. That we are getting you here from Delhi's Khan Market area. In India, reporter Smita Sharma says you couldn't believe what you were seeing. It was difficult to believe. Right, just one last question, Catherine, before I let you go. And independent journalist Smita Sharma. I think there's just one way to describe it right now. सबसे जरूरी है इस मसले का सियासी समाधान ढूंढना। राजनीति और सरकार पर बेबाक बेखौफ रिपोर्टिंग के लिए स्मिता शर्मा, IBN 7। स्मिता शर्मा को मिला प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड। जानी मानी एंकर इंडिया की और उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो लेट्स वेलकम स्मिता शर्मा। Hi everyone and hi Untold Story, hi NRI Pulse. हाय स्मिता, बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे कार्यक्रम में आई हैं आज और अनटोल्ड स्टोरी और बहुत सारे दर्शकों से बात होनी है। स्मिता, आपके पास 10 मिनट हैं और 10 मिनट में आप अनटोल्ड स्टोरी और हमारे बारे में जो तारीफ करना चाहती है कर लीजिए। स्टार्ट। ओपी डिमरी जी के बारे में मतलब मैं क्या कहूँ, हम तीनों ही जो है, नमिता, ओपी और मैं, हम IBN 7 जो एक पुराना चैनल है, आज की तारीख में उसका नाम बदल चुका है। तो ये बेसिकली हम सारे जो है पुराने पापी रह चुके हैं उस नेटवर्क के। तो नमिता, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एंड I actually like to introduce myself as a journalist because I am a journalist at heart. I'm a reporter at heart. So anchoring is a part of it, but that's not my entire identity because I think as somebody who's been in journalism for almost 20 years now, 20 साल हो जाएंगे, अभी 18 साल हो रहे हैं। It's been a fabulous journey and this is a journey that I started from a small town called Asansol in West Bengal. इस नाम को कृपया किसी तरीके से डिस्टॉर्ट ना करें, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ। मेरा पहला सवाल है जो गुड़गुड़ा रहा है स्मिता, ये बात मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ और आप मेरी वरिष्ठ रही हैं, सीनियर रही हैं, हमने बहुत सा काम किया है। मेरा एक आकलन है, आप बहुत प्रिटी हैं, इंटेलिजेंट हैं और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फिर आपने अपने जीवन में वैनिटी वैन को छोड़कर ओबी वैन क्यों चुनी? किसी ने
अप्रोच ही नहीं किया यार, इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ, ऑफर ही नहीं आया वैनिटी वैन का, क्या करूँ। जो दोस्त है दो चार फिल्म निर्देशक, वो कहते रहते हैं कि फिल्म में जो है आपसे एक्टिंग करवाएंगे, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो उस एक्टिंग को देखकर जो दर्शक एक बार हॉल से जाएगा वो वापस नहीं आएगा, तो इसीलिए चूंकि वो मैं उनकी शुभचिंतक हूँ, वो मेरे हितैषी हैं, तो कोशिश ये रहती है कि भैया वैनिटी वैन से दूर रहो। लेकिन हाँ, अब एज यू ग्रो ओल्डर, ओबी वैन्स की भी जो है थोड़ी सी प्रेजेंस कम हो जाती है, किताबों और कलम से जो है नाता ज्यादा बढ़ने लगता है, बिकॉज देन यू नॉट इन फ्रंट ऑफ टीवी कंटिन्यूअसली। और उसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि जब आप 15-16 साल, जब आपने दिन दिन में 17-17 घंटे काम कर लिए हों, आपकी जिंदगी ऐसी हो गई हो कैलेंडर कि आपको लोगों ने एंटी सोशल करार दिया हो, क्योंकि माँ बाप को आप ले जा रहे हैं ट्रीट देने के लिए, रेस्टोरेंट में बिठाया है खाना खिलाने के लिए, और प्रोड्यूसर का फोन आ जाता है कि बेटे स्टूडियो में वापस आओ एंकरिंग के लिए, तो माँ बाप को कहना पड़ता है कि प्लीज आप अपना जो है खुद ही बिल दे देना, मैं वापस आके रीइंबर्स करूंगी। तो उस दौर को देखने के बाद आज की तारीख में मुझे अपने जो मॉर्निंग स्लीप है ना, उससे बहुत प्रेम है। तो वो सुबह के जो कुछ घंटे की मेरी नींद है, वो अब मैं लगातार कैमरे के सामने होने के लिए, अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, अब जो है मैं उसको उस तरह से नहीं कर सकती। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, और वो मेहनत मैंने एक्चुअली देखी है। मुझे आपका जो एक विजुअल याद है, मैं मेकअप रूम में होती थी, अपना तैयार हो रही थी, आराम से तैयार हो रही होती थी, और आप आते थे भागते हुए, और मतलब लिटरली कहीं से रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं, आपकी एंकरिंग है अब, और कुछ नहीं करना, बस एक काजल लगाना है। मैं कह रही हूँ स्मिता थोड़ी बाल ठीक कर लो, अरे स्मिता थोड़ा सा मेकअप करना, थोड़ी लिपस्टिक लगा, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बस काजल लगाया, थोड़े से बाल ठीक किए, और बस एंकरिंग करने चले गए। तो ये बिहाइंड द सीन तो मुझे आपका पता है कि आई थिंक इंडस्ट्री में ये मेरी रिकॉर्ड भी रही होगी शायद। आई एम परहैप्स वन ऑफ द फास्टेस्ट मेकअप करने वाला वुमन एंकर्स, बिकॉज मैंने कभी भी अपने मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट को 5-10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दिया है। होता ही नहीं, पहले वो लग्जरी भी नहीं होती थी, रिपोर्टिंग करके फील्ड से लौटे, बस 2 मिनट में सिंक में कैसे आप अपने हेयर को उलटकर शैम्पू कर सकते हैं, बिकॉज माय हेयर यूज्ड टू बी वेरी ऑयली। आई रिमेंबर दैट टू, आई रिमेंबर दैट टू स्पेशलाइज इन दैट, बिकॉज नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं था कि पोनीटेल करो एंड जस्ट गो ऑन एयर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप फील्ड से रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं, तो एक डिफरेंट टेम्परामेंट रहता है रिपोर्टिंग का। उसके बाद एकदम एसी स्टूडियो में जाकर, जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहां पर जाकर एंकरिंग करना, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, या आपको कुछ मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती है अपने अंदर फटाफट इन माइक्रो सेकेंड्स के, या फटाफट आप चेंज कर लो फ्रॉम एज अ रिपोर्टर टू एंकर? तो वो पूरा मतलब हमें जर्नी बताइए कि विद इन योरसेल्फ वो कैसे चेंज होता है। देखिए, उसके लिए एक ही चीज है, at the end of the day, whether you are reporting or whether you are anchoring, and when you are anchoring, you're the interface between the channel जो बैकरूम में हो रहा है एंड योर ऑडियंस। उस वक्त चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंकर के कंधों पर आ जाती है कि अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग खबर हो, ये दिस इज द टेस्ट कि आप उस वक्त न्यूज रीडर हैं, जो टेलीप्रॉम्प्टर पर जो आ रहा है सिर्फ वो पढ़ रहा है, या फिर आपकी इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस है कि आप किसी भी सिनेरियो को बखूबी संभाल सकते हैं एज एन एंकर। तो द बेसलाइन इज यू हैव टू बी अ गुड जर्नलिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अ रिपोर्टर और एन एंकर। As long as you can practice good old school journalism that is based on information, that is based on knowledge, and that is not based on sensationalism, I think it's a half battle won. मुझे लगता है कि लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि जो ऑडियंस है वो बेवकूफ नहीं है, and the audience can see through. So आप उसको चाहे जितनी भी पैकेजिंग कर लो, और वो जो आप हेयर स्टाइल की बात कर रही थी, मेरा हमेशा से ये प्रिंसिपल रहा है कि yes, there is something called on-air cleanliness. We need to look presentable on air, but we are not actors, we are not models. तो बहुत खूबसूरत चेहरा आ जाए, मुझे, मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंसान अगर न्यूज चैनल आ रहा है तो वो जानकारी के लिए आ रहा है, एंड अगर आपकी पैकेजिंग बहुत ग्लिटजी हो लेकिन उसमें कंटेंट नहीं हो, तो वो चिप्स के पैकेट की तरह लोगों को पता चल जाएगा कि भैया इसमें गैस ज्यादा है, आलू कम है, चिप्स कम है। आज की तारीख में अगर मैं सटायर पर बात करना चाहूँ, कॉमेडी की हिस्ट्री पर बात करना चाहूँ, तो ओपी के पास इतनी जानकारियां होंगी कि उनके साथ बैठकर मैं एक नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन कर सकूं। द फन ऑफ इट अपार्ट। सिमिलरली अगर मुझे सिनेमा, एंटरटेनमेंट, सोशल इश्यूज पर बात करनी हो, आई नो दैट नमिता हैज वर्कड हार्ड ओवर द इयर्स, आई हैव सीन हर वर्किंग हार्ड, तो मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकती हूँ। तो वो एक्सपर्टीज आपको तय करना है किस क्षेत्र में लाना है, और साथ ही साथ कम से कम जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उस पर आपको कैसे अपडेटेड रखना, ताकि बेस मिनिमम सिचुएशन तो आप हैंडल कर सको। मेरा सवाल ये है कि आप रिपोर्टिंग की ना बहुत ग्राउंड जीरो में आप बहुत रही,
कहीं स्टोरी के बीच में ऐसा हुआ आपके सामने कि अब कर रही हैं तो लगा गुफा हो गया? मतलब पता था मुझे कि आप लोगों की जो साजिश है ना कि पहले मीठी मीठी बातें करो और उसके बाद लेट्स स्मिता एक्सपोज हर सीक्रेट्स, ताकि जो है शर्म के मारे धरती फटे में अंदर चली जाओ वाली सिचुएशन हो। हम दूरदर्शन में ना उन दिनों हम बैंड बाजा लेकर चलते थे। वो एक कैमरामैन अलग जाता था, कैमरामैन का असिस्टेंट अलग जाता था, ट्राइपॉड वाला अलग जाता था। ओबी वैन इतने बड़े होते थे जहां एक इंसान रह सके, उसमें 7-7 लोग जाते थे बाराती लेकर। सुल्तानपुर या अमेठी में इलेक्शन कैंपेन हो रहा था। वरुण गांधी वाज कैंपेनिंग उस वक्त उनकी एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में और मैं कवर कर रही थी। और उनकी स्पीच खत्म हो जाने के बाद में एक रैली किया था उन्होंने। रैली हो जाने के बाद में तो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर हम रिपोर्टर्स खड़े थे। हमारे लिए एक डायस बनाया गया था। उन दिनों थोड़ी रिपोर्टर्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी आज की तारीख से। हम डायस में खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। एंकर ने मुझे पैच किया एंड ही स्टार्ट्स इंटरव्यूइंग। इतने में मैं देखती हूँ कि एक शख्स जो है मेरी ओर चला आ रहा है बड़े डिटर्मिन्ड तरीके से। तो मुझे लगा शायद किसी को ढूंढ रहा होगा, वरुण गांधी या किसी को। वो मेरे सामने आया, मैं विंडो में थी, ऑन एयर थी, और उसने आके मुझे गेंदा फूल पहना दिया। गेंदा फूल पहना कर मुझे नमस्ते करने लगा। उसे लगा हुआ कि शायद मैं भी स्टेज पर खड़ी होकर कुछ बोल रही हूँ तो मैं भी कोई नेता ही। May have been drunk, I don't know. Entire PCR, the anchor started laughing. So anyways, I made fun of it. मैंने कहा कि देखो ऐसा हो गया, ये मजाक की बात है। Now, so when I'm talking on air, मैं देख रही हूँ वो शख्स जा रहा है नमस्ते करने के बाद। साइड से मैं देख रही हूँ कि हमारे जो 2-3 कलीग हैं वो उस बंदे को बड़े प्यार से कंधे में हाथ डालकर साइड में लेकर जा रहे हैं। और मुझे बड़ी नर्वसनेस होने लगी कि इसकी कहीं कुटाई ना करना शुरू कर। रिपोर्टिंग करते हुए उनको इशारा कर रही हूँ कि भैया उनको जाने दो। तो एक और इंसिडेंट शेयर करती हूँ, देन ऑफ कोर्स यू गाइस कैन टेक फॉरवर्ड द कन्वर्सेशन। सो एंड ये मैं बहुत इनिशियल डेज की बात कर रही हूँ क्योंकि आज के जनरेशन के रिपोर्टर्स इन चीजों से ना रिलेट नहीं कर सकेंगे। तो जब मेरा फर्स्ट लाइव ऑप्शन हुआ, मुझे भेजा गया जन्माष्टमी की कवरेज के लिए। ये कौन सा चैनल था? ये दूरदर्शन की बात कर रही हूँ मैं। दैट वाज माय फर्स्ट लाइव जो मैंने लाइव चैट दिया। ओके। तो मैं गई इस्कॉन मंदिर में करने के लिए और वो लाइव चैट बड़ा कलरफुल हुआ सुबह का। में बहुत रंग वांग, हम लोगों ने भी बड़े ड्रामे शामे किए। एज ए यंग रिपोर्टर आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल ज्यादा होती है। तो डायरेक्टर को बहुत पसंद आया। डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप दोपहर में भी लाइव देंगी और हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगी और अब रात में भी देंगी। तो रात में हमें भेजा गया किसी एक मंदिर में, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी कृष्णा मंदिर में। हम जब तक गए तो हमें पता चला उस मंदिर में वो जन्माष्टमी के डेट्स की चूंकि गड़बड़ियां होती हैं, उस मंदिर में जन्माष्टमी एक दिन पहले मन चुका था। तो वहां अंधेरा पसरा हुआ था, कोई एम्बियंस नहीं था और हम काफी लेट पहुंचे थे। तो बिना एम्बियंस के हम कैसे लाइव कर रहे हैं? तो कैमरामैन के साथ हमारे एक छोटे से सरदार जी असिस्टेंट थे। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हम जब लाइव करना शुरू करें, लाइट्स ऑन तो थे टेम्पल में, आप थोड़ा सा माहौल बनाए। जब मैं लाइव करना, मैं बात करने के लिए मैंने शुरुआत की तो मैंने देखा कि वो पीछे से सरदार जी कैमरे के पीछे से दौड़ कर आए और उन्होंने घंटी को यूं मारा। It is like a छोटा सा missile flying from somewhere one end to the other, who would come and just keep on घंटी मार रहे हैं लगातार। वो माहौल बना रहे हैं, मतलब माहौल बना रहे थे, मतलब समा बांध रहे थे। और मुझे लग रहा था कि सीरियसली तो वो मतलब, you know, when as a reporter, I mean, on camera, you can't even laugh about it. You are holding up a straight face. So that's another skill set that you really need as a journalist. So, आप एकदम सीरियस न्यूज कर रही हैं किसी, मतलब अगर आप आपने परवेज मुशर्रफ का भी इंटरव्यू लिया है, अगर उनके इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हो जाए तो कैसे आप स्ट्रेट फेस रख के क्वेश्चन पूछ सकती हैं? You just keep thinking कि बेटा जॉब नहीं लूज करना है, बेटा नहीं लूज करना है, तो ऑटोमेटिकली आप सीरियस हो जाओगे। I mean, when you are interviewing somebody like a Mamata Banerjee, and in a live interview ये कहा गया कि भाई आपके और केजरीवाल जी के में बड़े comparisons हो रहे हैं। So Mamata Banerjee tells me with a very serious face, you know, the difference is like between potato and potato chips. I am potato, Kejriwal is like a potato chips packet with gas. But
what do you do when she says that? You know, it's a good analogy, which is basically saying you're going by the packaging. Right. जो भी हम कर रहे थे. But you just tell yourself, कि बेटा हंस दिया तो नौकरी चली जाएगी, बेटा सोच लो. Or think of a somber moment. But that's been my trick. मैं जानता हूँ कि मैं तहे दिल से मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ. बहुत सारे दर्शक होते हैं ना, बहुत सारे दर्शक ना जुड़ जाते हैं. वो फिर एक वक्त के बाद आपको पहले रिपोर्टिंग से पसंद करते हैं, उसके बाद आपको पसंद करते हैं, फिर आप जो भी कर रहे होंगे आपको देखेंगे, करेंगे, है ना. कभी ऐसा हुआ लाइव के दौरान या उसके दौरान ग्राउंड जीरो पे आप हैं, किसी ने आपको प्रपोज किया, ऐसा कुछ? Sadly लाइव प्रपोजल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ शादी के रिश्ते बड़े आते थे. शो के बाद या शो के पहले? नहीं, ये शुरुआती 4-5 साल की बात है, जिन दिनों डाक हुआ करता था. So I actually had a bag full of letters from small pockets, far-flung areas. या तो पेरेंट्स की चिट्ठी आती थी, और ये actually it would happen a lot more with दूरदर्शन और IBN7 in the initial days. जब आप दूरदर्शन का तो खैर रीच भी बहुत अलग होता था, टेरेस्ट्रियल, सैटेलाइट वगैरह. स्मॉलर जो फार-फ्लंग एरियाज में जहां हमारे चैनल्स को देखा जाता था, वहां पे ये काफी बार होता था कि मुझे लोग बकायदा, वेरी स्वीट ऑफ देम, they used to either send me letters saying कि आप हमारी बेटी की तरह हो, आपको we consider you our daughter. There are parents who've actually sent me CVs of their sons saying that we would like you to get married, but I never showed those letters to my mother कि उनके कहीं गलत अरमान ना चल जाए. बहुत टॉप एम्बिशन मेरा ऑब्जेक्टिव था कि वो चिट्ठियां जो है मेरे घर वालों से दूर रहे. लेकिन हाँ, it used to be pretty flattering to actually see people take the time. ऐसा प्रपोजल आया कि आपने 1 सेकंड के लिए मन बना लिया, यार देख ही लेती हूँ कौन है ये? नहीं, सैडली वो उस वक्त था ही नहीं, वो शादी का इरादा ही नहीं था. तो वो चिट्ठियां आती थी, बस उसको मैं अपने पढ़ती थी, बैग में रख जरूर लेती थी. लेकिन यंग, उस वक्त तो खैर वो था ही नहीं. अभी भी I lost most of those letters, क्योंकि जब आप इस फील्ड में और अकेले हो रहते हो, आई एम सिंगल, एंड देन बहुत बारी घर शिफ्ट किया है. किसी एक घर शिफ्टिंग के प्रोसेस में आई लॉस्ट अ कपल ऑफ दोज बैग्स, व्हिच वाज वेरी सैड. सो my apologies to if anybody happens to be watching this who may have written me a letter. It really means a lot, but I think may have lost the bundle somewhere. जब मैं शो करता हूँ तो मुझे तो कभी कोई रिश्ते आए नहीं और ना कोई प्रपोजल आया. लेकिन कई बार आपने किस को भेजे ओपी? नहीं, मुझे नहीं आया. जब मैं भी शो करता था. नहीं, आपने भेजे किस को, ये बताओ. कसम से कोई मुंह लगाने तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं. मैं रात को निकला 2 बजे, पुलिस वाले ने रोक लिया. बोले आप तो ओपी जी हैं. मैंने कहा हाँ. बोले हमारे बेटे से बात करो. 2 बजे 3 साल के बेटे को उठा के मुझसे बात करवा रहा फोन पे. मैंने कहा भाई 3 साल का बेटा, मैं समझा रिश्ता देगा या पुलिस वाला मेरा ससुर होगा. कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में ऐसा. इसलिए मैं सवाल पूछा, शायद मेरे फ्रेंड्स, मेरे एंकर्स जो हैं, जिनको मालूम शायद उनकी लाइफ में कभी कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ. हमने रिपोर्टिंग का तो गूफअप सुन लिया, कोई एंकरिंग का बताइए. कुछ स्टूडियो में हुआ? एंकरिंग में बहुत प्रेशर होता है. रिपोर्टिंग से ज्यादा प्रेशर होता है एंकरिंग में, जहां तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि आप लोग ना बहुत सारे शोज से लाइव कर रहे होते हैं. जैसे चाहे चुनाव का हो, या फिर कोई इंसिडेंट हो, या फिर कोई पैकेज, आप नॉर्मल शो कर रहे हो, अचानक से ब्रेकिंग आ जाती है. क्या दर्शक सोचते हैं कि एंकर ना सब प्लान्ड होता है, सब ठीक होता है, सब ये होता है. सबको पीछे की कहानी नहीं पता कि वाकई में ऐसा नहीं होता है. मतलब बहुत चेंजेस आ जाते हैं आपके बीच में. उनके बारे में जानना चाहिए. देखिए, आज की दौर में ना एंकरिंग का मतलब ये है कि कहीं से कोई टिम्बकटू में कोई चींटी मरा, होनोलुलु में कोई हाथी मरा, कहीं कुछ हुआ, खबर एक लाइन की आ जाती है और कह दिया जाता है कि हम ब्रेक कर रहे हैं, अब संभालो. तो आई थिंक लंदन मेट्रो ब्लास्ट हुआ था एंड वी ब्रोक द न्यूज. सो आई वाज ऑन एयर एंड आई वाज जस्ट, जो हेडलाइन हिट करने के पहले आप 1-2 लाइन खुद से बोलते हो, एडलिप करते हो. तो मैंने कहा कि अभी जो है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लंदन मेट्रो में ब्लास्ट हुए हैं. अभी ये जानकारी नहीं है कि कितने जख्मी हुए हैं. इस खबर पर हम बात करेंगे, पहले देख लेते हैं हेडलाइंस पढ़ना. सर, जब मैं ये कह रही हूँ तो मैंने देखा कहीं से चमगादड़ घुस आया Oh God. The चमगादड़ came darting towards me. Actually came darting because it was us नहीं था. I could see the चमगादड़ coming in. तो मैंने क्या, I literally remember the body language which went like, अभी खबर आ रही है कि लंदन मेट्रो में ब्लास्ट हुए. I wanted the bag to go over my head.
And then when the headlines roll, तो हेडलाइन में चूंकि एंकर नजर नहीं आता है, उसमें आपकी विजुअल्स चल रही होती है, एंकर की आवाज होती है, तो उस वक्त कैमरामैन ने नोटिस किया, तो one camera assistant with a bat in his hand, I don't know, bat must have been lying around somewhere, started chasing the bat. Oh God. और आप हेडलाइंस पढ़ रहे हो? Headlines पढ़ रही हूँ, and I know that headlines खत्म होंगी, तो I have to get into this big breaking news which deals with death and devastation, you know, with possible injuries. और आपके आसपास ये बैट लेके भगा रहा है बैट को. It's like, oh God, I think they managed to either kill the bat or chase it out. Yeah, it's been quite fun. एक मैं सीक्रेट जरूर शेयर करूंगी. हम गए थे जैसलमेर में, मैं राजस्थान इलेक्शंस कवर करते हुए एक सीरीज की थी राजस्थान का रण. तो मैंने कहा कि जैसलमेर में बिल्कुल जो इंडो पाक बॉर्डर का इंड विलेज है, वहां मैं ऊंट पर बैठकर मैंने कहा मैं पीटीसी करूंगी. बैठ तो गई, किसी ने ये नहीं बताया कि बेटे जब ऊंट खड़ा होता है तो थोड़ा सामने की ओर जो है वो लीन कर जाना. और सो ये हुआ कि मैंने अपनी पीटीसी करते हुए ऊंट को पीछे से जो है इशारा किया गया उठने के लिए. ऊंट तो उठा, लेकिन मैं स्लाइड कर गई नीचे. तो मैं ऊंट की पूंछ पकड़कर मैं झूल गई और कैमरा मैन की शॉट बनाई जा रहा है. और आपको हाथ में माइक नहीं छूटा होगा स्मिता, आई एम प्रीटी श्योर. नहीं, वो लेपल माइक लगा रखा था. अच्छा, लेपल माइक. So mercifully ये हुआ कि मैं फिसली और उसके बाद वहां सैंड था, नहीं तो मेरी हड्डी पसलियां उस दिन जानी थी. लेकिन अच्छी बात यह है कि I actually did the retake and I did manage to do the PTC again. So with the, you know, second time मैंने उसको सही ट्रिक के साथ किया था. स्मिता, बहुत सारे दर्शकों के जहन में ये रहता है, अपने एंकर और रिपोर्टर जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिनकी बातों को पसंद करते हैं, वो एक परसेप्शन बनता है, बहुत बड़ी एंकर है, बहुत पैसे मिलते हैं, सब कुछ सेट होगा, इनको तो वही वो स्टार वाले वो होता है. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है एंकर रिपोर्टर के साथ. वो सच्चाई जानना चाहते हैं कि रियल में क्या होता है एंकर और एज ए रिपोर्टर. बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, और रिपोर्टर की जिंदगी तो और झंड होती है. रिपोर्टर की लड़ाई एंकर से हो रही होती है आज की तारीख में. पहले तो फिर भी ग्राउंड रिपोर्टर्स की इज्जत होती थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग की जगह मिलती. जो आपकी हालत हो गई है कि प्राइम टाइम में सर्कस होता है, जहाँ एंकर को बेसिकली ये कह दिया जाता है कि आप सर्कस के विप के साथ बैठ जाओ और तड़ाक तड़ाक जो है ये चाबुक चलाते रहो. हमारे गेस्ट के लिए बहुत, अब जो अभी अगले वाला सेगमेंट हमारे लिए बहुत खास है, और ना आप ना बोल पाएंगे ना पास बोल पाएंगे, इसलिए अब जो शुरू हो रहा है उसके कड़े जवाब दर्शकों की तरफ से और हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं, तो इसलिए उनके जवाब आपको देने होंगे. हमारा ये नहीं, पहले ये बताओ मुझे यार, ये रैपिड फायर कर रहे हो, कोई हैम्पर है कि नहीं मेरे लिए? वो कॉफी विद करंट टाइप की फीलिंग होनी चाहिए. तो आप समझे नहीं, इसीलिए तो हमने उसको रैपिड फायर बोला नहीं. हाँ. ये तो चीटिंग है. हम इस सेगमेंट को रैपिड फायर बोल ही नहीं रहे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो हम अनटोल्ड सेगमेंट. दिस इज अ डिफरेंट सेगमेंट. मेरा पहला सवाल है, कॉकरोच, चूहा, छिपकली से डर नहीं लगता बाबूजी? तो स्मिता, किससे डर लगता है? छिपकली से. एक कमरे में या तो छिपकली रह सकती है या तो मैं रह सकती हूँ. और मेरी जो हेल्प है उसे पता है कि अगर कोई छिपकली दिख जाए तो मैं कितना चीखती हूँ, इतना चीखती हूँ. और मैं सीरियसली छिपकली से बहुत डरती हूँ. और अभी वो समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, वापस से छिपकलियां आ जाएंगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे आसान आपको क्या लगता है, गाना गाना या खाना पकाना? गाना गाना. हाँ, वो आपके मुंह से समझ में आ गया था हमें. दर्शक सुनना चाहते हैं स्मिता, आपको आपको अपने दर्शकों को वापस नहीं लाना है क्या अपने शो पे? नहीं लाना है. तभी तो ऐसे जख्म क्यों दे रहे हो यार, जो इतने गहरे जख्म दे रहे हो? मैं सिर्फ एक मुखड़ा गा देती हूँ. हमेशा भूल जाती हूँ अंतरा और मुखड़ा का डिफरेंस. बाय द वे, अंतरा शुरू वाला होता है कि मुखड़ा बीच वाला होता है? क्या मुखड़ा शुरू होता है. हमें कंफ्यूज कर रहे हो. मुखड़ा शुरू वाला होता है. मुखड़ा शुरू वाला होता है पक्का? मुझे लगा अंतरा शुरू वाला होता है, मुखड़ा बीच वाला होता है. आपको जो आता गाओ पसंद है कोई शुरू होगा. आप मुखड़ा, अंतरा कुछ नहीं. जिंदगी तेरे गम ने हमें
रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। बस 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 हो गया। बेहोश हो गया क्या दोनों? सॉरी, मेरे नेबरहुड में अभी सारे कुत्ते जाग गए मेरे गाने को सुनकर, बड़े आक्रामक हो गए। पता नहीं आपको आवाज मिल रही है कि नहीं उनको भौंकने की, उन्हें लग रहा होगा उनको कोई भाई बहन गा रहा है, बट बात करी आपने आपने इतना अच्छा गाया स्मिता। स्मिता, आपके लिए अगला सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी शादी, पार्टी या पर्सनल इवेंट में जाने के लिए आपने न्यूज रूम का मेकअप इस्तेमाल किया? मैं आपको बताऊं, मैंने लाइफ में जितनी ज्यादातर शादियां अटेंड की हैं एज अ जर्नलिस्ट, मैंने जीन्स पैंट पहनकर अटेंड की है। क्योंकि वो वक्त ही नहीं मिलता था। रिपोर्टिंग करके आई, किसी तरह से भागते हुए गई, एक जीन्स टी शर्ट पोनीटेल करके हेलो हाय एवरीबॉडी कंग्रेचुलेशंस बोलकर भाग आई। तो वो मेकअप का मुझे ऐसे भी बहुत ज्यादा ये नहीं है, काजल है ना लिपस्टिक इज गुड इनफ, तो उसके लिए तो मतलब अपने पास है। मतलब इन्होंने का पैसा बचाया है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। बेस्ट एंटरटेनिंग पॉलिटिशियन? रामदास अठावले, या फॉर श्योर, जो उनकी पोइट्री की अदाकारी है, जो वो पार्लियामेंट में उठ उठकर पोइट्री करते हैं, और उसके बाद जो गो कोरोना गो का नारा दिया, वो नारा तो ऐसे मशहूर हुआ कि ये एक्चुअली जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हैं, सतीश आचार्य, इंडिया की लीडिंग, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कार्टून्स की इस किताब का नाम ही दे दिया गो कोरोना गो। कोरोना गो। ममता बनर्जी, you know, she can do crazy thing. एक दफा मैं आपको बताऊं, पोटैटो चिप्स, शांतिनिकेतन गई हुई थी मैं वाजपेयी जी के साथ ट्रिप पे, और उन दिनों ममता बनर्जी, खैर उस वक्त वाजपेयी जी की कैबिनेट वगैरह में हुआ करती थी, तो उन्होंने सडनली जो है ना मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के लेकर गई, खूब हंसते हुए कि देखो कितना फनी है, कितना फनी है। तो मुझे लगा पता नहीं क्या फनी दिखाएंगी, तो हम गए सामने, तो देखा एक लाफिंग बुद्धा का स्टैचू है। उसी को देखकर जो है वो हंसी जा रही है। मुझे वो लाफिंग बुद्धा से ज्यादा द जेस्चर वाज सो हिलेरियस। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि जो किम चिंग पुंग है और डोनाल्ड ट्रंप है और जो बोरिस जॉनसन है, अगर आप किसका चाहोगी इंटरव्यू लेना इन तीनों में से? बोरिस जॉनसन से ज्यादा डेफिनेटली आई वुड वांट टू इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप। किम जोंग उन से मैं इसलिए नहीं करना चाहूंगी, इंटरव्यू करना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन एक तो क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, दूसरा वो अपनी किंगडम से बाहर आके इंटरव्यू नहीं देंगे, और मैं उनकी किंगडम में गई तो पता चला दूसरे दिन आप ही लोग खबर कर रहे हैं कि स्मिता शर्मा को जो है किंगडम को भी मछलियों को खिला रहे हैं। वो टेक्निकल इशू है, किम जोंग में टेक्निकल इशू है। वो पता नहीं कि वहां जाने के बाद जो है इंटरव्यू के बाद मैं मछलियों का खुराक ना बन जाऊं। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप फॉर श्योर, बिकॉज you know the Donald Trump story is just not just hilarious, मतलब मजाक तो बहुत उड़ाते हैं और फन भी करते हैं, लेकिन it's a dangerous story। अमेरिका, मतलब नमिता आप तो अमेरिका में हैं और मुझे पता नहीं आप डोनाल्ड ट्रंप की फैन हैं या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के पूरे फैब्रिक को ही जिस तरह से उन्होंने 4 सालों में बदला है, अभी भी कह रहे हैं कि शायद वापस आकर हो सकता है चुनाव लड़े, अभी भले कोई और पार्टी बनाए या ना बनाए, इम्पीचमेंट की कोशिशें हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर चेहरा भी तुमने पढ़ा है? कोई चेहरा? फिलहाल तो आपकी हसीन चेहरे और ओपी जी की चमक को ये डिप्लोमैटिक नहीं चलेगा, डिप्लोमैटिक नहीं चलेगा। मैडम जी डिप्लोमेटिक मत बनो, आंसर देना पड़ेगा आपको। क्या बताऊं, चेहरे तो पढ़े हैं 4-5, लेकिन वो या तो पढ़कर मैं बोर हो गई या तो पढ़ने वाला जो इतना डर गया, कितनी डिटेल्स में जा रही थी, खुद ही बात करा हुआ।
आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज हो, पॉलिटिशियन हो, दुनिया के बहुत बड़े शख्सियतों को लेकर बहुत सारों का इंटरव्यू लिया है व्यक्तिगत रूप से, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके से। आपके फेवरेट, आपके सबसे पसंदीदा ओपी और नमिता में से कौन है? माय गॉड, ये तो खैर अच्छा है, ये रैपिड फायर सेगमेंट नहीं, क्योंकि मैं अगला आधा घंटा सोच सकती हूँ। सोचने दो मुझे, हाँ, टाइमर ऑन कर दो। नहीं, ओपी टिमरे, दिस इज फॉर यू। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन जानना चाहते हैं, होता क्या है कि ना आप वॉर फील्ड में काम करती हैं, आप डिजास्टर की जगह पे काम, ग्राउंड जीरो पे होती है, जिस टाइम घटना के स्थल पे आप रहती हैं, जब आप रिपोर्टिंग कर रही होती है, तो आपके जहन में सबसे पहले चिंता, फिक्र किसकी आती है? फैमिली की या संपादक की? फुटेज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, किसकी रहती है? ऑब्वियसली संपादक की ही रहती है। संपादक जो है वहां बैठ कर नाम लगा रहा होगा। तो ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे, क्या आपको हमसे क्वेश्चन पूछना है? ओपी टिमरे जी, ये बताओ कि वो वाली जो फिल्म शूट की थी वो कहाँ गई? जो चांदनी चौक की गलियों में कहीं जाकर जो ब्लू कोट पहने हुए हो, जो शूट हुई थी, वो कहाँ गई वो फिल्म? ओपी को कुछ आइडिया नहीं है आप क्या पूछ रहे हैं? मैडम जी, आपके साथ की थी या मैंने अपनी की थी फिल्म शूट? नहीं, आकर आपने हमें बताया था कि आपने की है शूट। जो संकरी गलियों में छिप कर की थी। मैंने ना मैडम जी, आपने ऐसे खतरनाक सवाल पूछ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बता, आप टांग खींच रही हैं। अच्छा, ये बता, आप टांग खींच रही हैं। अब आप अगला सवाल नमिता से पूछिए, मैं समझ गया। हाँ नमिता, आपने चूंकि इतने सारे मेरे लिए अच्छी बातें कही और आपने कहा कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो प्यार के लिए जो है आप कौन सा गाना मेरे लिए गुनगुनाना चाहेंगी? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाय जी, तो आप बखूबी रह रही हैं मोहतरमा। अमेरिका में जो आप चांदनी बिखेर रही हैं हमसे दूर जाकर, और ये दिल्ली टू डीसी का जो कनेक्शन है, ये भी बखूबी है। मुझे याद है स्मिता, मुझे याद है आप भी मुझसे इक्वली प्यार करती हैं, क्योंकि एक बार आप कहीं आउटडोर शूट पे गई थी और मेरे लिए इयररिंग्स लेकर आई थी, और मुझे वो मतलब इतना ज्यादा टच कर गई थी वो चीज कि स्मिता मेरे लिए इयररिंग्स क्यों लेकर आई, कि वो बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल इयररिंग्स थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। डिमरी जी के लिए मैं शायद चॉकलेट सी लाती थी। थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट। और आप हमें डाल रही थी मेकअप में कहीं मिलती, हां डिमरी तुम्हारे लिए। थैंक यू। आज हमारे विशेष अतिथि जो थे, मतलब खासम खास गेस्ट, क्या कहे, मेरे फ्रेंड और बहुत मतलब एक शख्सियत, और आज हमारे शो में आए अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी नमिता में स्मिता शर्मा जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता बहुत अच्छी रिपोर्टर है, एंकर है और जर्नलिस्ट है, सब कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ ऑल आप बहुत अच्छी इंसान है। मतलब ये कि मतलब ओपी भी वाउच करेंगे, मैं भी वाउच करूंगी, हम लोगों ने आपके साथ काम भी किया है और वो दिखता है ऑन स्क्रीन, और आज आपसे बात करके मुझे लगता है जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनको भी यकीन हो गया होगा दैट आप हर चीज में अच्छी हैं स्मिता। अब रुलाओगी क्या पगली? आई हेट टीयर्स। Thank you so much and all the best. I'm so glad that both of you are experimenting with technology, with new things, and this gives an opportunity हम पुराने फैमिली वालों को एक साथ वापस आने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, because actually IBN7 was a family for many of us who were there for so many years. थैंक यू सो मच स्मिता, आप आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ी। नमिता, आज हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारे साथ हमारी स्मिता जुड़ी और स्मिता ने बहुत सारी बातें की। तो ये हम अपने इस शो के जरिए दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हंसी मजाक के बीच में ये एक अगर मैसेज चला जाए कि दिस जॉब इज टफ डूड, और ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। आपके शो के बाद दर्शकों को ये लगा होगा कि जितनी अच्छी एंकर है, जितनी अच्छी रिपोर्टर है, वाकई में दिल से उनकी कहानियां, उनके पीछे की बात बहुत सुंदर है, वाकई में बहुत अच्छा लगा। हम अपने सारे दर्शकों से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अपने नए गेस्ट के साथ और नई कहानियों के साथ, उससे बातें करेंगे, और शो आप देखते रहिएगा अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता। एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।